प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाशिकी में इकाई 6 में लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इकाई 1 से इकाई 6 तक वीडियो उपलब्ध है संपूर्ण अध्याय की। तो हम लेंस मेकर सूत्र की बात कर रहे हैं। लेंस मेकर सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है प्रकाशिकी में। तो इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए हम कुछ अवधारणाएं लेते हैं, परिकल्पनाएं जिसे कहते हैं। पहली परिकल्पना होती है हमारा लेंस क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मतलब उसकी मोटाई क्या हो, नगण्य हो। दूसरी चीज, वस्तु क्या हो, बिंदुवत वस्तु हो और किस पे रखी हो, मुख्य अक्ष पर रखी हो। वस्तु कैसी होनी चाहिए, बिंदुवत वस्तु होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो आपतन कोण हो, जो प्रकाश की किरण आपतित हो लेंस पे, वो कम कोण पे आपतित हो। तो हम देख, पतला लेंस लिया, ये मुख्य अक्ष है, ए बी हमारा एक लेंस है, ये P1 ये इस पृष्ठ का ध्रुव और ये इस पृष्ठ का ध्रुव, दो गोलीय पृष्ठ हो गए ना। तो पहला गोलीय पृष्ठ हो गया A P1B और दूसरा हो गया A P2B। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जानते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ पर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हम इस सूत्र को जानते हैं। अब हमने एक वस्तु रखी, बिंदुवत वस्तु, वो आपतित हुई किस बिंदु पर, डी बिंदु पर आपतित हुई। अब प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये सघन माध्यम है मी2 वाला, यहां पे भी विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पहला ही पृष्ठ होता, पूरा गोलीय पृष्ठ होता म्यू अपवर्तनांक का, पूरा, हम दूसरे पृष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहला पृष्ठ है और पूरा म्यू अपवर्तनांक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता, हमारा प्रतिबिंब बनता मुख्य अक्ष पे, कहां बनता, आई डैश पर। तो प्रथम पृष्ठ A P1B के लिए हम प्रथम पृष्ठ A P1B के लिए ले रहे हैं। तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात होगी वस्तु हमारी क्या है, O, किस माध्यम में, μ1 इज इक्वल टू 1। हमारा प्रतिबिंब कहां पे है, आई डैश पर, μ2 इज इक्वल टू म्यू माध्यम में ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये वाला सूत्र, अब ये वाली दूरी क्या है, u, ये वाली दूरी क्या है, v डैश। अब लेंस मेकर सूत्र करेंगे, μ2 हमारा म्यू है, म्यू, प्रतिबिंब हमारा v डैश पे है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v डैश। फिर हमारा μ1 कितना है, 1 है, क्योंकि वायु है। वस्तु दूरी कितनी है, u, μ2 म्यू माइनस 1 और ये r1। क्यों r1, ये प्रथम पृष्ठ है, इसका वक्राकृति त्रिज्या यहां पे होगा r1। ये द्वितीय पृष्ठ है, इसका वक्ता केंद्र यहां पे है, इसकी वक्राकृति त्रिज्या होगी यहां पे, ठीक। तो पहले पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या कितनी है, c1। ये समीकरण कैसी आ गई, द्वितीय समीकरण। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब आई डैश वस्तु का कार्य करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए A P2B के लिए ये प्रतिबिंब किसका काम करेगा, आई डैश का, वस्तु का काम करेगा, इसलिए इसे इंटरमीडिएट इमेज भी कहते हैं। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्या कर रही है, सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और वास्तविक प्रतिबिंब हमें कहां मिलता है, अंतिम प्रतिबिंब कहां मिलता है, आई पर। द्वितीय पृष्ठ
ए पी टू बी के लिए क्या हो जाएगा? ए पी टू बी के लिए वस्तु क्या है हमारी? आई डैश। किस माध्यम में? μ1 इज इक्वल टू म्यू। जो प्रथम पृष्ठ हो, जो जिस माध्यम में वस्तु होती है वो μ1 होता है। और प्रतिबिंब का है हमारा I। किस माध्यम में? μ2 इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या हो जाएगा सूत्र हमारा? μ2 की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन v। μ1 की जगह म्यू आएगा, म्यू अपॉन u। 1 μ2 की जगह 1, μ1 की जगह म्यू अपॉन r2। तीसरी समीकरण होगी। ये चित्र है हमारा, ठीक है। समीकरण μ2 अपॉन v डैश, क्योंकि जो वस्तु दूरी है वो v डैश है। फिर सुन लो, प्रथम पृष्ठ पे वस्तु रखी, प्रतिबिंब का बना I डैश पर। ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब I का बनेगा। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट प्रतिबिंब। तो अब समीकरण 2 + 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया? म्यू अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 1 माइनस म्यू अपॉन r2। म्यू अपॉन v डैश से म्यू अपॉन v डैश कर जाएगा, आपके पास क्या आ गया? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? म्यू माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन r1। ये म्यू माइनस 1 था, ये 1 माइनस म्यू था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस r2। हम जानते हैं 1/v माइनस 1/v u इज इक्वल टू लेंथ सूत्र होता है 1/f म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये कौन सा सूत्र आ गया हमारा? लेंस मेकर सूत्र। बस में ध्यान क्या रखना है? प्रथम पृष्ठ के लिए वस्तु O है, प्रतिबिंब I डैश है। ये प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब हमारा काम बनेगा I पर बनेगा। इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट प्रतिबिंब। अब हम इसी को डिटेल में लेंस मेकर सूत्र की सहायता से, जो हमारे उत्तल लेंस के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, और अवतल लेंस के प्रकार हैं जो 2 प्रकार हैं, उनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे कैसे उनका संबंध आ रहा है। संबंध हमारे पास, हमने लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली। अब इसका प्रयोग करके देखेंगे लेंस मेकर सूत्र का। सबसे पहले केस लेंगे समान द्विउत्तल लेंस। केस फर्स्ट, समान द्विउत्तल लेंस। यहां पे हम सूत्र की व्युत्पत्ति करते हुए अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 1.5 लेंगे हर केस में। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ये समान द्विउत्तल लेंस है, ये प्रथम पृष्ठ है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या C1 और ये त्रिज्या कितनी होगी R। ये द्वितीय पृष्ठ है, ये इसका वक्रता केंद्र ये R। यहां पर समान द्विउत्तल का मतलब है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। यहां पे R1 किसके बराबर हो जाएगा? +R, सीधे हाथ पे है। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -R। सूत्र में लगा है 1/f म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1
माइनस 1/r2, तो 1/f 1.5 माइनस 1/r माइनस r 1/f 0.5 2/r 1/r, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस r। मतलब जो फोकस दूरी है वो वक्ता तीजा के बराबर है। हम दूसरा केस लेंगे यहां पे, केस सेकेंड, समान द्वि अवतल लेंस। किसका? समान द्वि अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है हमारा? ये देखो जरा, ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रथम पृष्ठ है, तो वक्ता के त्रिज्या के वक्ता केंद्र ये और वक्ता त्रिज्या r1। ये द्वितीय पृष्ठ है जिसमें प्रकाश आपतित हो रहा है, इसका वक्रीय भाग इस तरफ आ रहा है, तो C2, और ये वक्ता त्रिज्या क्या होगी? R2। अब इधर हम देखें तो हमारे पास R1 कितना है? माइनस r, और R2 कितना है? प्लस r। सूत्र लगाया 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 माइनस r, तो 1/f किसके बराबर हो गया? 0.5 माइनस 2/r मल्टीप्लाइड हुआ माइनस 1.0/r, तो f किसके बराबर आ गया? माइनस r के। इसका मतलब जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बेटे? ऋणात्मक होती है। अब हम क्या करेंगे? समतल उत्तल लेंस के लिए करेंगे। समतल उत्तल लेंस के लिए ये इसलिए कराए जा रहे हैं जो आपके संख्यात्मक प्रश्न आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। फिर आपको R1 कहां धनात्मक है, ऋणात्मक है, कौन सा तल समतल है, उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होती है, तो संख्यात्मक प्रश्न करने में दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी ये बोर्ड के पेपर में भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऐसे है तो आप फोकस दूरी की गणना कीजिए, या फोकस दूरी इतनी है तो वक्ता त्रिज्या की गणना कीजिए। अब केस थर्ड, समतल उत्तल। समतल उत्तल लेंस के लिए क्या होता है? देखिए, एक सिरा समतल है, दूसरा पार्ट उत्तल है। गोलीय तो होना एक पृष्ठ, पहला पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ। द्वितीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र यहां पे हो जाएगा R2। प्रथम पृष्ठ के लिए R1 क्या होगा? यहां पे अनंत होगा, क्योंकि समतल पृष्ठ का जो वक्ता त्रिज्या होती है अनंत होती है। तो यहां पे क्या हो गया? R1 अनंत हो गया, और R2 किसके बराबर हो गया? माइनस r के। तो सूत्र लगाया 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f 1.5 माइनस 1 अनंत माइनस माइनस r 0.5/r। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया? r/0.5 2r। तो यहां पे f किसके बराबर आ गया? प्लस 2r के बराबर आ गया। दूसरा केस फोर्थ हम करेंगे समतल अवतल लेंस के लिए। समतल अवतल लेंस के लिए तो एक सिरा समतल, दूसरा सिरा क्या हो गया? उत्तल। ये प्रथम सिरा, ये द्वितीय सिरा, वक्ता केंद्र C2 यहां पे आ गया, और ये क्या हो गया? R2 हो गया। प्रथम सिरे के लिए R1 क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि समतल प्लेट की वक्ता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो हमने सूत्र लगाया 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f 1.5 माइनस 1 1 अनंत माइनस r 0.5 माइनस 1/r f इज इक्वल टू माइनस r बटे 0.5
माइनस 2.0 आर, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, -2r। तो ये संबंध हमने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब इन संबंधों को प्राप्त करने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र करने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि अब संपर्क में दो लेंसों को रखते हैं, दो लेंसों को संपर्क में रखते हैं, तो सूत्र क्या होता है। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, जो बोर्ड के पेपरों में आ जाता है। जैसे लेंस मेकर सूत्र इंपॉर्टेंट है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, हमने दो लेंसों को संपर्क में रखा। देखो हमारे दो लेंस संपर्क में, दोनों पतले लेंस है, किसमें रखे गए, संपर्क में रखे गए। ठीक है, ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है। लेंस L1 की फोकस दूरी f1 है और लेंस उसकी फोकस दूरी कितनी है, f2 है। हमने एक बिंदुवस्त वस्तु रखी मुख्य अक्ष पर, वो किस पे, पहले लेंस पे आपतित हुई। अगर पहला लेंस ही होता तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता, अब पहला लेंस ही होता तो हमारा प्रतिबिंब बनता I डैश पर। ये वस्तु दूरी u, ये प्रतिबिंब दूरी v डैश पहले लेंस के लिए। पहले लेंस L1 के लिए वस्तु क्या है हमारे पास, O, और प्रतिबिंब क्या है हमारे पास, I डैश। तो अब सीधा सूत्र है, इसकी फोकस दूरी f1 है, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। द्वितीय लेंस L2 के लिए, द्वितीय लेंस L2 के लिए ये प्रतिबिंब जो था प्रथम लेंस के लिए, ये वस्तु का कार्य करेगा और हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये I पर। द्वितीय लेंस के लिए वस्तु क्या हमारी I डैश और प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारा I पर, जो कितनी दूरी पर है, v दूरी पर। द्वितीय लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा और प्रकाश की किरण जब किससे आएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, अम्लम से दूर हट जाएगी और हमें अंतिम प्रतिबिंब कहां मिलेगा, I पर। यह प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा, तो दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण, समीकरण 1 प्लस 2, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v डैश माइनस u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश 1/v डैश कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u। हम जानते हैं ये माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल F। तो 1/f किसके बराबर हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u।
समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। तो ये संयुक्त लेंस की क्या आ गई, फोकस दूरी है। अब हम विभिन्न माध्यमों में लेंस को रखेंगे और देखेंगे हमारी फोकस दूरी कैसे बदल रही है। हम क्या करेंगे, विभिन्न माध्यमों में लेंस को रखेंगे और लेंस को रखने के बाद हम देखेंगे हमारी फोकस दूरी क्या है, कैसे बदल रही है, किस माध्यम में कैसी हो रही है, उसका अपवर्तनांक पे कैसे निर्भरता आ रही है उसकी, वो अब हम अध्ययन करेंगे। फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। फोकस दूरी अपवर्तनांक पे कैसे निर्भर करती है। पहला केस, हम उस माध्यम में लेंस को डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक कम है। लेंस को उस माध्यम में डुबो रहे हैं। केस फर्स्ट, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, अपवर्तनांक से कम है। तो पहले हम वायु में लेंगे। ये लेंस हमारा वायु में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, वायु में। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/fa a म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। ये प्रथम समीकरण। अब इसे माध्यम में रखा, माध्यम में इसका अपवर्तनांक कितना है, a म्यू एल, मतलब तरल में वायु है और इसे एक माध्यम में रखा गया है। ये माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, a म्यू एल। पर ये कंडीशन दे रखी है कि a म्यू एल का मान लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। ये दे रखा है। तो माध्यम में फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 1/fl l म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। यहां l म्यू जी किसके बराबर होगी, a म्यू जी अपॉन a म्यू एल। क्योंकि a म्यू एल का मान a म्यू जी से क्या है, ज्यादा है, कम है, तो इसका मान 1 से ज्यादा आ जाएगा। परंतु एल म्यू जी का मान ए म्यू जी से क्या रहेगा, कम रहेगा। एल म्यू जी का, ए म्यू एल का मान तो ए म्यू जी से कम है, पर एल म्यू जी का मान भी क्या होगा, ए म्यू जी से क्या होगा, कम होगा। अब ये दोनों समीकरण को डिवाइड करते हैं। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो क्या हो जाता है, 1/fa 1/fl a म्यू जी -1 1/r1 -1/r2 l म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। तो fl अपॉन fa क्या आ जाएगा आपका, a म्यू जी -1 अपॉन एल म्यू जी -1। इसका मान क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि ए म्यू जी का मान किससा है, एल म्यू जी से ज्यादा है।
तो एफ एल ग्रेटर देन एफ ए आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे माध्यम में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। परंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। अब हम दूसरा केस लेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे? हम उस माध्यम में डुबोएंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो क्या होगा? देखो, हम क्या कर रहे हैं? जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो वायु में जिस तरह से फोकस दूरी है 1/fa एम यू जी -1 1/r1 -1/r2 फर्स्ट इक्वेशन। माध्यम में डुबोया तो एम यू एल, जिस माध्यम में डुबोया तो 1/fl एल म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। तो एल म्यू जी क्या हो जाएगी? यहां पे ए म्यू जी, यहां पे हमारे पास है कि ए म्यू जी ए म्यू एल के बराबर है। तो ए म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू एल इज इक्वल टू 1। अब समीकरण 2 में देखो 1/fl क्या हो जाएगा? 1 - 1 1/r1 -1/r2 1/fl 0 इंटू 1/r1 -1/r2 0। तो fl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0 अनंत। मतलब उस माध्यम में डुबोने पर जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, यहां पे फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ये समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा और ये क्या होगा? इनविजिबल हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इस अदृश्य होने का मतलब जैसे हम फ्लिंट लेंस को, कांच के लेंस से अगर बने हुए लेंस को किस में डुबोते हैं? अगर हम फ्लिंट कहां से बने लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डुबोते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो लेंस इनविजिबल हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें जो क्षमता हो जाएगी लेंस की 0 हो जाएगी, जो लेंस की क्षमता होगी। अब हम तीसरा केस लेते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है? लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? कम है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? कम है। देखो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। तो इस केस में हमने वायु में डुबोया, वही फोकस दूरी है 1/fa इज इक्वल टू एम जी -1। ठीक है, क्या आएगा? एम जी -1। तो अब क्या होगा? माध्यम में जब डुबोएंगे एम यू जी का मान एम यू एल से कम है। मतलब जिस द्रव में हमने डुबोया है, जिस माध्यम में डुबोया है, द्रव में डुबोया है, उसको उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 से कम आ जाएगा। जब ये 1 से कम आ जाएगा 1/fl क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। देखो, इसका मान 1 से कम आया एलमीजी का, तो 1 से कम -1 ऋणात्मक मान आएगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। और इसका मतलब है लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदल जाने से मतलब क्या है? जो उत्तल लेंस है वो किसकी तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह काम करेगा। और अवतल लेंस किसकी तरह काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। जो वायु का बुलबुला होता है ना, उत्तल आकृति का होता है। किसका होता है? उत्तल आकृति का होता है। पर जब वो जल में ऊपर की ओर आता है ना, तो अवतल दिखाई देता है। क्यों? उसका अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? जल के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। अब फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता देखेंगे। फोकस दूरी की किस पर निर्भरता देखेंगे? वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता देखेंगे। वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। पहला केस लेंगे उत्तल लेंस में। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में जब हम केस लेंगे तो हमारा क्या होता है, ये देखो, ये हमारा उत्तल लेंस है। ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, ये C1, ये R1 और ये C2 और ये क्या हो गया R2। अब यहां पे R1 धनात्मक है, R1 प्लस R1 है और R2 क्या है माइनस R2 है। हमारे पास सूत्र क्या है 1/f म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर हम साइन कन्वेंशन लेंगे, चिन्ह प्रणाली लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 धनात्मक है प्लस R1, ये माइनस R2, तो 1/f किसके बराबर हो गया म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या हुआ, f क्या हुआ धनात्मक हो गया। अगर हम सेकंड अवतल लेंस के लिए लेंगे, अवतल लेंस के लिए लेंगे तो अवतल लेंस के लेने में क्या होगा, ये हमारा अवतल लेंस है, तो ये प्रथम पृष्ठ वक्रता त्रिज्या C1, ये R1 और ये वक्रता केंद्र C2 और वक्रता त्रिज्या क्या है R2। इस केस में आप देखेंगे हमारे पास R1 क्या है, यहां पे माइनस R1 है चिन्ह प्रणाली के अनुसार और R2 क्या है प्लस R2 है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 सूत्र होता है आपका। अब इसमें चिन्ह प्रणाली के अकॉर्डिंग मान रखेंगे तो R1 कितना है माइनस 1, R2 क्या है प्लस R2, तो 1/f क्या हो गया माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो f क्या आ गया आपका नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है ऋणात्मक होती है। अब हम पतले लेंस के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। किसके लिए, पतले लेंस के लिए। क्या होता है पतला लेंस, हम जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं हम कहते हैं हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं। तो उत्तल और अवतल दोनों केसेस के लिए होता है। किसकी फोकस दूरी, पतले लेंस के लिए। पतले लेंस की फोकस दूरी, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं, लेंस सूत्र। पहला केस लेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी की गणना करनी है, तो उसके सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए हम क्या लिया, एक पतला लेंस लिया, एक वस्तु ली O', प्रकाश मुख्य जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर गई वो कहां से पास होगी, फोकस से पास हुई, और जो प्रकाश की केंद्र से पास हुई जहां दोनों मिल गई, जहां दोनों मिल गई वहां क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया I', ये फोकस F, यहां से एक लंब डाल दिया A C। ठीक है साहब। अब ये दूरी क्या है हमारे पास, चिन्ह प्रणाली के अकॉर्डिंग -u, ये क्या है F और ये दूरी क्या है V। देखो त्रिभुज OC तथा त्रिभुज II में OC और II ये समरूप है, क्योंकि ये देखो ये दोनों कोण बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, O' अपॉन II, फिर CO अपॉन CI। पहले मैंने O' लिखा तो इस तरह हाइट आ गई II,
फिर मैंने दूरी लिखी CO और यहां पे दूरी कितनी आ गई CI। तो O डैश प्रथम समीकरण। इसी तरह त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज II' में, ये देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ACF और II' में। तो क्या हो जाएगा AC अपॉन II' CF अपॉन CI। यहां पे अगर आप देखोगे तो AC का मान किसके बराबर है? O डैश के बराबर है। देखो दोनों ऊंचाई बराबर है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? दो समीकरण O डैश अपॉन II' CF अपॉन FI, समीकरण 3। तो समीकरण 1 व 3 से क्या होगा? समीकरण 1 व 3 से दोनों के लेफ्ट साइड क्या है? यहां पे बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CO अपॉन CI इज इक्वल टू CF अपॉन FI। FI मान रख देंगे, CO का मान FI कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे FI निकलेगा CI माइनस CF से। FI कितना हो गया? CI कितना है आपके पास? V। F कितना है? CF। तो अब समीकरण जो 4 बनी उसमें मान रखेंगे। CO आपके पास कितना है? -U। CI कितना है आपके पास? V। और आपके पास CF कितना है? F। तो समीकरण 4 से CO -U, CI V, CF F और ये V माइनस F। VF इज इक्वल टू -U V माइनस F। तो यहां पर समीकरण क्या आ जाएगी? VF इज इक्वल टू -UV प्लस UF। तो UV इधर ले आते हैं, UF माइनस VF, UVF से भाग करने पर जो UVF से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? UV अपॉन UVF, UF अपॉन UVF, VF अपॉन UVF। तो 1/F किसके बराबर आ जाएगा? 1/V माइनस 1/U। ये किसके लिए व्युत्पत्ति होगी? उत्तल लेंस के लिए। इसी तरह हम अवतल लेंस के लिए भी व्युत्पत्ति करेंगे। कैसे व्युत्पत्ति करेंगे इधर देखते हैं। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस का चित्र बदल जाएगा। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब देता है? सदैव छोटा, आभासी और सीधा। तो हमारे पास ये अवतल लेंस है एक। हमने यहां पे एक वस्तु रखी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई और फैल गई, उसे पीछे मिलाया, ये क्या होगी? फैल गई। पीछे मिलाया, फोकस में मिली। एक प्रकाश की किरण कहां से ले गए? वक्ता केंद्र से ले गए, ये फैले। तो जब वक्ता केंद्र से लेके गए, ये वस्तु O डैश होगी और ये प्रतिबिंब क्या बन गया आपका? II डैश बन गया। ये A और ये C, ये वस्तु है। ये कितना हो जाएगा? -V प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी -F और CO -U, क्योंकि सब लेफ्ट साइड है। फिर इसी तरह त्रिभुज O डैश तथा II' में O डैश C और I' में तुलना करेंगे तो दोनों के कोण बराबर है, समरूप होंगे। तो O डैश अपॉन II' इज इक्वल टू CO अपॉन CI, प्रथम समीकरण। फिर त्रिभुज देखेंगे ACF, ये वाला त्रिभुज ACF
तथा आई आई डैश एफ में कोण बराबर है, समरूप होंगे, तो ए सी अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन सी आई, एफ आई। यहां एफ आई है, ठीक है, तो क्या है यहां पे एफ आई। तो अब क्या होगा यहां पे, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, सी एफ अपॉन एफ आई आ गया आपको, तो ये क्या हो जाएगी, ए सी किसके बराबर है यहां पे, ओ डैश के बराबर है, तो ओ डैश अपॉन आई आई डैश सी एफ अपॉन एफ आई। अब तुलना करी, सी अपॉन सी आई किसके बराबर आ गया, सी एफ अपॉन एफ आई। यहां पे सी ओ किसके बराबर है, माइनस यू, सी आई किसके बराबर है, माइनस वी, और सी एफ किसके बराबर है, माइनस एफ। तो आपकी एफ आई की गणना कैसे होगी, एफ आई सी एफ माइनस सी आई, तो एफ आई कितना हो जाएगा, सी एफ माइनस एफ माइनस वी माइनस एफ प्लस वी। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, जब समीकरण 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सीओ कितना हो जाएगा, माइनस यू, सी एफ कितना हो जाएगा, माइनस वी माइनस एफ प्लस वी। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा माइनस यू माइनस एफ प्लस वी इज इक्वल टू माइनस वी माइनस एफ, माइनस यू एफ प्लस यू एफ माइनस यू वी और ये वी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी एफ से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ, यू वी अपॉन यू वी एफ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। इस तरह सूत्र की क्या होगी, व्युत्पत्ति होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है, रेखीय आवर्धन होता है लेंस द्वारा प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आवर्धित हो रही है वस्तु, और प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता तो वस्तु आवर्धित नहीं हो रही है। तो रेखीय आवर्धन क्या है, साधारण भाषा में आवर्धन है वस्तु लेंस द्वारा प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको रेखीय आवर्धन, एम। तो एम क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार, वस्तु का आकार इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। इस सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए क्या करेंगे हम, एक हम साधारण उत्तल लेंस लेंगे, हमने यहां पे वस्तु रखी है ओ डैश, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर गई, फोकस से पास हुई, एक वक्ता केंद्र से होके गई, और यहां पे जहां पे दोनों मिली वहां पे क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक साहब, ये एफ है, ये फोकस से होके जा रही है। अच्छा, अब चिन्ह परिपाटी से देखो, ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ये ऊंचाई क्या होगी, घनात्मक होगी, ये ऊंचाई गहराई क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, घनात्मक, सॉरी। ठीक, तो त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में आई डैश अपॉन ओ डैश
इज इक्वल टू सी आई अपॉन सी ओ। आई डैश क्या है आपके पास, माइनस वाई टू। ओ डैश क्या है आपके पास, वाई वन। ये माइनस वी और ये माइनस यू, तो वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। ठीक, तो सूत्र क्या आएगा आपके पास, माइनस वाई टू है आपका, ये माइनस वी अपॉन प्लस यू है, सॉरी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस, यू प्लस है आपके पास, यू माइनस है, वी प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा, वाई टू अपॉन वाई वन क्या आ जाएगा, वी अपॉन यू। तो एम इज इक्वल टू कितना होगा, वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अगर प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, तो m क्या होगा, धनात्मक होगा, और आभासी होगा तो क्या होगा, आभासी के लिए क्या होगा, m क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब हमारी आती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी लेंस की क्षमता की माप उसके द्वारा आपतित किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना होती है। मतलब जो प्रकाश की किरणें किसी लेंस पे आपतित होती है, तो लेंस मुख्य अक्ष उन आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात जितना ज्यादा से ज्यादा मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा कहलाती है। मतलब आपतित प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता। आपतित प्रकाश को अपवर्तन के पश्चात लेंस की मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस आपतित अपवर्तन के पश्चात किरणों को मुख्य अक्ष की ओर जितना ज्यादा मोड़ता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा अधिक होती है, और जो कम मोड़ता है उसकी लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अगर हम फोकस दूरी को किस में प्रदर्शित करें, मीटर में प्रदर्शित करें, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर, कैपिटल डी। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर ज्यादा मोड़ता है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह प्रकाश की किरणों को दूर भेजता है, नहीं मोड़ता। अगर हमारे पास दो लेंस क्या रखे हैं, किसमें रखे हैं, संपर्क में रखे गए हैं, उनकी फोकस दूरी 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, जहां P1 क्या हो जाएगा 1/f1, P2 क्या हो जाएगा 1/f2, तथा P क्या हो जाएगा 1/f। तो इस तरह क्षमता की हम क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। बच्चों, मैंने आपको ना भौतिकी बहुत सरल और साधारण भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, और मैं लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाता जा रहा हूं, जिससे इस विकट परिस्थिति में जो चल रही है कोविड-19 की, उस समय में आपको सभी भौतिकी के अध्याय आपको साधारण और सरल भाषा में मिलते रहे। मेरा प्रयास ये लगातार रहेगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन छात्रों तक भी पहुंचे जिन छात्रों तक ये वीडियो नहीं पहुंचे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।